नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 6 सितंबर और 6 सितंबर को आपका थर्ड शिफ्ट का जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था वो आपका समाप्त हो गया है। तो आज के इस थर्ड शिफ्ट में आपके जीके जीएस प्लस इंग्लिश के क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए या आगामी शिफ्टों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, इससे पहले आपको बता दें कि कल 7 तारीख है, आपका कोई भी एग्जाम एसएससी एमटीएस का नहीं है। और 8 तारीख को, ठीक है, 8 तारीख को जिन लोगों का एग्जाम दिल्ली में है वो कृपया कर जो आपका सेंटर दिया गया है सेंटर पे पहले पहुंच जाइएगा, क्योंकि आपका 8 से 10 तारीख के बीच दिल्ली में दोस्तों आपका दिल्ली बंद किया हुआ है, क्योंकि आपका G20 का मीटिंग होना है। ठीक है, तो जिन लोगों का भी आपका एग्जाम 8 तारीख को है तो आप पहले पहुँचने का प्रयास कीजिएगा। हालाँकि मेट्रो आपका चल रहा है, जो निजी गाड़ियाँ हैं टेम्पू टोटो बस वगैरह वो बंद है। ठीक है, चलिए, तो आज का जो पहला जो प्रश्न आपका जो पूछा गया है वो पूछा गया है फ्रेंड्स कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है। ठीक है, तो हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में बात करेंगे तो हमने आपको पहले भी कहा था कि ये प्रश्न आपकी 100% कन्फर्म है कि पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हरिप्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका बांसुरी वाद्य यंत्र हो जाएगा। इसके अलावा बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण कलाकार को देखें तो हरिप्रसाद चौरसिया के अलावा एक प्रकाश सक्सेना जी हैं, देवेंद्र मुक्तेश्वर हैं, विजय राघव राय हैं, रघुनाथ सेठ हैं, पन्नालाल घोष हैं, प्रकाश वडेरा है, राजेंद्र प्रसन्ना है। ये सभी आपके बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। हालांकि आपका बार बार जो पूछा जाता है आपका हरिप्रसाद चौरसिया जी के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम आज मिला दें तो टोटल 12 शिफ्टों में एग्जाम है, कंडक्ट आपका हो चुका है। तो अगर आप 12 शिफ्टों का कंबाइंड पीडीएफ लेना चाहते हैं जो कि कल सुबह तक आपको उपलब्ध होगा, ठीक है, तो मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एसएससी 2023 में जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, चाहे सीजीएल का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे सीएचएसएल 22 या 23 का हो, ठीक है, सभी का कंबाइंड पीडीएफ आपको भी मिल जाएगा मात्र 59 रुपये के न्यूनतम शुल्क पे। लेने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर में से किसी नंबर पर संपर्क कीजिएगा। संपर्क करने का मतलब होता है आप सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, ना कि कॉल। ठीक है, सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेंगे, जैसे हम आपको वीडियो में बताते हैं उससे ज़्यादा ही आपके पीडीएफ में रहता है। ठीक है, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को लेना है व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल आपका पिकअप नहीं किया जाएगा क्योंकि कॉल का सिम ही एक्सेस नहीं है हम लोग के पास। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि संविधान का जो अनुच्छेद 19 का डी है आपका किससे संबंधित है। हालांकि जो ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका ऑप्शन में 19 दे दिया गया होगा, लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चन में ही शामिल कर दिए हैं। उससे आपको कोई लेन देन नहीं, आपको सिर्फ नॉलेज से संबंधित है, आपको क्या आंसर होगा उससे जानकारी लेना है। ठीक है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 19 डी है वो आपका भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी राज्य क्षेत्र के किसी भी निवास में किसी भी भाग में निवास करने बस जाने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। अगर आप मान लीजिए बिहार के हैं तो बिहार के हैं तो आप जाके उत्तर प्रदेश में भी रह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के हैं तो आप जाके दिल्ली में भी निवास कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है जो कि संविधान का अनुच्छेद 19 डी आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है, आमतौर पर राज्य के खिलाफ लागू होता है। इसके अलावा जो संविधान अनुच्छेद 19 है उसमें आपका 6 प्रकार की स्वतंत्रता है जो कि दिया गया है, जो कि 19A 19B 19C 19D E F करके है। ठीक है, तो उसमें से जो आपका पहला जो आपका है 19 का ए वो आपका कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसके अलावा जो 19 का जो बी है वो कहता है शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके अलावा 19 का जो सी है वो आपका क्या कहता है, तो संगम या संघ बनाने का अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 का जो डी है वो आपका भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आवाद संचरण की स्वतंत्रता यानी कि घूमने फिरने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 19 का जो डी है भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार है। इसके अलावा व्यवसाय करने का अधिकार है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपका यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया होगा, लेकिन जो अनुच्छेद आपका डी है वो दोस्तों आपका किससे संबंधित है, तो आपका घूमने निवास करने से ही संबंधित है। ठीक है, वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, एक बार आप लोग फिर से उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। आपका पहले ही बता दें कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया होगा कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति संतूर वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो शिव कुमार शर्मा की बात करेंगे तो दोस्तों आपका संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका संतूर हो जाएगा। ठीक है, शिव कुमार शर्मा एक भारतीय संतूर वादक हैं। संतूर कश्मीर और जम्मू का एक लोक वाद्य यंत्र है। उन्हें संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय यंत्र बजाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया छऊ नृत्य के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, शायद आपका दिया गया था 4
स्टेट के नाम दिए गए थे और छऊ के जो 3 प्रकार हैं उसका नाम दिया गया था और इनमें से पूछा गया था कि कौन आपका गलत है। तो छऊ नृत्य के बारे में आपको बता दें कि छऊ जो नृत्य है वो आपका एक लोक नृत्य है, ठीक है। लोक नृत्य के साथ साथ जो आपका भारत का संस्कृति मंत्रालय है, कौन है, संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अनुसार जो छऊ जो नृत्य है उसको शास्त्रीय नृत्य का भी दर्जा प्राप्त हो चुका है। लेकिन संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा अभी तक 8 ही शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि आपके एग्जाम में उसी से आते हैं प्रश्न, ठीक है। तो छऊ लोक नृत्य की बात करेंगे तो आपका एक तो पश्चिम बंगाल में, दूसरा आपका उड़ीसा में, तीसरा आपका झारखंड में मनाया जाता है। पहले ही आपको कहा था कि ये 3 प्रकार के हैं। तो देखिए जो सराय केला छऊ है वो फ्रेंड्स आपका झारखंड में मनाया जाता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन के अनुसार करेक्ट कर लीजिएगा। एक जो मयूरभंज छऊ है, मयूरभंज से आप अनुमान लगा सकते थे कि जो मयूर है, मयूरभंज जो क्षेत्र है वो आपका उड़ीसा में पड़ता है, तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। पुरुलिया छऊ की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, पुरुलिया नामक जगह भी है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका ऑर्डर था सही, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था। अस्थाई बंदोबस्त की बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, या जब शुरू हुआ था उस समय जो गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे डेट या ईयर पूछ दिया जाए तो 22 मार्च और 1793, ठीक है। इसके अलावा इसे स्थायी बंदोबस्त के अलावा आपका इस्तमरारी बंदोबस्त, इसके अलावा ज़मींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस कानून को सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। आखिरकार क्यों कहा जाता है? जमींदारी व्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अस्थायी बंदोबस्त था उसमें ज़मींदारों को एक हक दिया गया था कि वो किसान लोग से जो आपका कर होता है वो वसूल कर आपका कोई एक डेट पार्टिकुलर डेट दे दिया जाता था। मान लीजिए 7 तारीख का डेट दे दिया गया है तो 7 सितंबर से पहले, सूरज डूबने से पहले वो जो आपका कर था जमींदार लोग को आपको पहुंचा देना था, ठीक है। इसलिए इसे आपका सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। इसे सबसे पहले बंगाल और बिहार में लागू किया गया था, बाद में मद्रास वाराणसी में भी पेश किया गया था, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उनको नामित कौन करता है। तो राज्यसभा के सदस्य को नामित करता है तो आपको मालूम होगा जो राज्यसभा है जो कि भारत का उच्च सदन है उनमें से 12 जो सदस्य होते हैं, ठीक है, 12 सदस्य आपका नामित किए जाते हैं, ठीक है। 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। तो नामित किसके द्वारा किए जाते हैं? आपका वही आपका प्रश्न क्वेश्चन बना था। तो ये आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा है जो कि नामित किए जाते हैं। सभी सदस्य 6 साल के कार्यकाल के लिए मनोनीत होते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है, यह आपका अस्थायी सदन है। तो इसमें जो सदस्य होते हैं वो आपका प्रत्येक 2 साल पे 1/3 सदस्य है जो कि आपका सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा आपका ऊपरी सदन है, लोकसभा आपका निम्न सदन है, संसद का 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा लोकसभा प्लस राष्ट्रपति जब मिलते हैं तब आपका संसद का निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा में जो आधिकारिक सदस्य हैं यानी कि आपका अधिकतम जो सदस्य हैं राज्यसभा में कितना हो सकता है तो आपका 250 हो सकता है। लेकिन वर्तमान में आपके ये जो सदस्य हैं 238 आपका सदस्य हैं, साथ में आपका 12 जो सदस्य हैं आपका राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो आपका राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। तो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं आपके कौन है? तो जयदीप धनखड़, ठीक है। जयदीप धनखड़ आपके भारत के उपराष्ट्रपति है, ये आपके 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। साथ में भारत के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका कौन है? तो ये आपका द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू आपका ही 14वें क्रम का, ठीक है। इसके अलावा आप एक अभी हाल फिलहाल में जो आपका चर्चा का विषय बना हुआ है वो आपका G20 के मीटिंग का इन्विटेशन कार्ड है जिस पर लिखा गया है आपका भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह आपका प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इस पर आपका क्या विचार है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि 1906 में स्वराज शब्द का जो प्रयोग है आपका किस अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। तो 1906 में जो आपका अधिवेशन हुआ था वो आपका कोलकाता अधिवेशन हुआ था, ठीक है। कोलकाता अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 3 कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। एक आपका 1906 में, एक आपका 1893 में, एक आपका 1886 में, ठीक है। 1886 का जो कांग्रेस अधिवेशन था आपका सेकेंड अधिवेशन था। 1885 में पहला होता है, कांग्रेस का स्थापना भी उसी समय होता है, ठीक है। तो कोलकाता अधिवेशन इसका राइट आंसर था। और स्वराज शब्द का जो अर्थ होता है मतलब स्वशासन होता है, ठीक है। इसके अलावा
दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग के लिए कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया था। ये पहली बार था जब स्वशासन की मांग कांग्रेस के द्वारा किया गया था। इससे पहले भी दयानंद सरस्वती जी ने स्वराज शब्द का प्रयोग होम रूल लीग के साथ किया था। दादा भाई नौरोजी ने उन्होंने कहा था कि उन्होंने दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश ही स्वराज शब्द है जो कि ग्रहण किया है। जैसा कि मालूम होगा, सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है आपका दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रिखम पारा जो नृत्य है वह आपका किस राज्य का लोक नृत्य है। क्या नाम दिया गया है? रिखम पारा। तो रिखम पारा की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का आपका ये लोक नृत्य है। रिखम पारा जो है अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में, कहाँ पर, कौन सा जिला? तो सुबनसिरी। जनजाति कौन सा? तो नीसे जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो आज आपका पूछा गया है कहाँ, किस राज्य में, कल होकर पूछा जाएगा किस जनजाति के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा भारत राज्य और कुछ लोक नृत्य को देखें तो जैसा हिमाचल प्रदेश में आपका झोड़ा, झाली, छाड़ी, धमान, छपेली, महासू, नाटी, डांगी, ये सभी नृत्य आपका हिमाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोड़ा, ठीक है, इसके अलावा चैपल, इसके अलावा जैता। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो ज्वारा, मटकी, आरा, खरानाच, फूलपत्ती, गिरदा नृत्य, सैला लाड़की, सैला भदोनी, मंच, ये सभी आपका मध्य प्रदेश में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो बुइया, चलो, वांचो, पासी, कोंगकी, पोनुंग, पोपिट, बाडो, छम, ये सभी आपका अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। मिजोरम की बात करेंगे तो चिराव नृत्य, खुल्लम, चैलम, सावलाकिन, चाव, गलाइजन, जंग तालम, परलाम, सरला, मकाई, सोलकिया, तंगलंगम, ठीक है, ये सभी नृत्य आपको लग रहा होगा कि कभी नहीं सुना गया है। तो ये सभी नृत्य अब आपसे पूछा जाएगा। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बिहू कहाँ का नृत्य है, या इसके अलावा आपका नाटी कहाँ का नृत्य है, भांगड़ा कहाँ का है, कालबलिया कहाँ का है। अब आपसे वही पूछा जाएगा जो आप कभी सुने नहीं होंगे। ठीक है, नागालैंड की बात करेंगे तो रंगमा, बेम्बू डांस, जेलियांग, इसके अलावा गैंथी गिलम, टेमा, गनिटिन, तालुली, इसके अलावा त्रिपुरा की बात करेंगे तो हुसगिरी, इसके अलावा सिक्किम की बात करेंगे तो चूफाट नृत्य, सिकमारी, सिंगवी नाच, सोनोया लायन, याक डांस, डेंजोंग नेहा, तासी यांगुक, खुकरी नाच, चुटकी नाच, मारूनी नृत्य, ये सभी आपके सिक्किम में किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था कि कथक से संबंधित कलाकार का नाम आपको बताना था। तो कथक से संबंधित कलाकार का नाम आपसे सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? और आपसे थर्ड शिफ्ट पूछा गया है कि कथक से संबंधित कलाकार कौन सा है। तो बच्चों ने जो स्टूडेंट क्वेश्चन बताए हैं जिनका नाम आपका है प्रतीक सिंह, ठीक है, उन्होंने बताया है कि आपके ऑप्शन में बिरजू महाराज का जो ऑप्शन था दिया गया था, तो बिरजू महाराज उसका राइट आंसर था। ठीक है, बिरजू महाराज का संबंध आपका कथक से है, लखनऊ विंध्याचल घराना से है। इनको 1986 में पद्म पुरस्कार दिया गया है। कला आश्रम की स्थापना आपके बिरजू महाराज ने ही किया था। ठीक है, ये सब फैक्ट्स हमने सेकंड शिफ्ट के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो बिरजू महाराज के अलावा दमयंती जोशी, सितारा देवी, पंडित लक्ष्मण महाराज, पंडित कार्तिकेय रामा, पंडित हुर्तू महाराज, पंडित कल्याण दास महंत, पंडित बड़मान लक, ये सभी संबंधित आपके कलाकार नर्तक है। इसके अलावा कथक नृत्य उत्तर भारत का कृष्ण प्रमुख नटवारी नृत्य है। एक बार क्या 4 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन आपका है कि नटवारी जो शैली है आपका किस शास्त्रीय नृत्य का शैली है, तो उसका राइट आंसर आपका कथक था। इस शास्त्रीय नृत्य के 2 अंग होते हैं, तांडव और लास्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पुरुष जूनियर एशिया हॉकी कप हॉकी 2023 का 10वां संस्करण जो कि किसने जीता है। ठीक है, तो पहली बात तो 2023 का जो आपका ये खेल था आपका 10वां संस्करण था, जीता आपका भारत है, उपविजेता आपका पाकिस्तान रहा था। आयोजन की बात करेंगे तो ओमान के सलाला में, सलाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन है जो कि हुआ था। ठीक है, तो ये भी पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था कि पिंजरा जो उपन्यास है आपका किसने लिखा है, तो ऑप्शन में आपका अमृता प्रीतम दिया गया था जो कि इन्हीं के द्वारा पिंजरा उपन्यास लिखा गया है। नेक्स्ट पूछा गया दक्कन जो क्षेत्र किसे कहते हैं, तो दक्कन मध्य भारत में एक प्रायद्वीपीय द्वीप स्थित है जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों के अंतर्देशीय खंड शामिल होते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत शायद आपके ऑप्शन में था जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका है कि राजस्व व्यय के उदाहरण क्या थे, तो एक ऑप्शन में सरकारी कर्मचारियों का वेतन आपको दिया गया था जो कि आपका 100% राइट आंसर है। ठीक है, जो कर्मचारियों का जो वेतन है वो आपका राजस्व व्यय का ही उदाहरण है। इसके अलावा अतीत से ऋण पर ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन आदि भी आपका राजस्व व्यय का ही उदाहरण है। जो ना तो परिसंपत्तियों में वृद्धि करते हैं न ही देनदारियों में कमी करते हैं, वो सभी आपके उदाहरण राजस्व व्यय के ही होते हैं। ठीक है,
इसके अलावा बिक्री से प्राप्त लाभ का उपयोग उनके भुगतान करने के लिए किया जाता है। समान परिभाषा के अनुसार राजस्व व्यय कोई ऐसा व्यय होता है जिसका देनदारियों या परिसंपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेतन, मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी, ब्याज का भुगतान इस श्रेणी में राजस्व व्यय के उदाहरण में आता है। इसके अलावा ध्यान दें कि सरकार द्वारा अपनी परिचालन आवश्यकताओं के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपका इंग्लिश से कंपोनेंट का स्पेलिंग एरर पूछा गया था, तो COMPETENT ये आपका राइट आंसर है। इसके अलावा वी लाइक चॉक एंड चेस का आइडियम पूछा गया था, तो टू बी अनेबल टू जज और अप्रिशिएट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये आपका इसका आइडियम का सही मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिलीजियस की स्टडी इन वर्ड पूछा गया था, यानी कि स्टडी इन रिलीजियस को क्या कहा जाता है, तो थियोलॉजी इसका आपका राइट आंसर था। इसके अलावा पीरियोडिक का आपका एंटोनिम पूछा गया था, तो एंटोनिम्स ऑफ पीरियोडिक की बात करेंगे तो कॉन्स्टेंट्स, इनफ्रीक्वेंट, अनयूजुअल, कंसिस्टेंस, इरेगुलर, लास्टिंग, परमानेंट, स्पोरेडिक, डिस्टिंग्विश्ड, ये सभी दोस्तों आपका स्पोरेडिक तक ये आपका क्या है, तो आपका पीरियोडिक का एंटोनिम्स है। इसके अलावा एक गलत वर्ड और पूछा गया था डिस्टिंग्विश्ड का, ठीक है, तो DISTINGUISHED ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके आज के थर्ड से पूछे गए थे जो कि आपके 100% रियल आंसर है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर आज के सभी शिफ्टों का मिल जाएगा, लेकिन सभी शिफ्टों का कहें तो यानी कि टोटल 12 शिफ्टों का PDF लेना चाहते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ विथ प्रिंटेबल फॉर्म में, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कल सुबह तक आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। साथ में SSC 2023 के सभी शिफ्टों का PDF लेना चाहते हैं तो मात्र 59 रुपये में आप इसे अभी भी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, आपका सेकेंड शिफ्ट का SSC MTS का जो एग्जाम था समाप्त हो गया है। तो आज के इस सेकंड शिफ्ट में आपके GK GS के पोर्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में संभावित एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। PDF का आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं सर PDF का मिलेगा, PDF का मिलेगा। हाँ, तो टेलीग्राम पर ही मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, वो पूछा गया था कि बिरजू जो महाराज हैं उनका संबंध किस नृत्य से है। तो ये तो प्रश्न बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है। तो बिरजू महाराज के संबंध की बात करेंगे तो इनका जो संबंध है आपका कथक शास्त्रीय नृत्य है। कथक जैसा कि शास्त्रीय नृत्य आप लोग को मालूम होगा उत्तर भारत का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे बिरजू महाराज का घराना पूछा जाता कि कौन से घराने से ये संबंधित है, तो घराना आपका लखनऊ के कालिका विंध्याधीन घराना इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, इसके अलावा इनको 1986 में पद्म विभूषण का अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इनके जो पिता थे, पिता का नाम आपके अच्छन महाराज था, जो कि आपके एग्जाम का पार्ट बनता ही है कि अच्छन महाराज कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। इसके अलावा जो शंभू महाराज है, जो कि आपका 4 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था कि शंभू महाराज का जो संबंध है किस घराने से है, तो इनके बिरजू महाराज के ही ये चाचा हैं। और शंभू महाराज का जो संबंध है आपका लखनऊ घराना से ही है, इनका भी संबंध आपका कथक शास्त्रीय नृत्य से ही है। इसके अलावा लच्छू महाराज के बारे में भी आप लोग सुनते होंगे, बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे शिफ्टों में आ भी चुका है। तो लच्छू महाराज आपकी बिरजू महाराज के ही क्या है, ताऊ हैं। ठीक है, तो इनका भी संबंध आपका लखनऊ घराना और कथक शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, इसके अलावा बिरजू महाराज की बात करेंगे तो ये आपका एक कलाश्रम दिल्ली में आपका कलाश्रम की स्थापना की थी कथक शास्त्रीय नृत्य हेतु। इसके अलावा इनका जो मृत्यु है आपका 16 जनवरी 2022 को हो गया था, कुछ साल पहले ही। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका बिरजू महाराज से संबंधित प्रश्न आए थे और उनसे संबंधित सारे फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम में आएंगे तो संभवतः यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। से पहले आपको बता दें कि अभी तक SSC MTS का तकरीबन आज मिला दें टोटल आपका 12 शिफ्ट में एग्जाम है जो कि कंडक्ट होगा। ठीक है, अगर 12 शिफ्टों का PDF कंबाइंड विथ एक्स्ट्रा फैक्ट लेना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप SSC 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे SSC CGL 2023 का हो, MTS 2022 का जो आपका जून जुलाई में मई जून में हुआ था, या CHSL 2022 जो कि मार्च में हुआ था, और CHSL 2023 जो कि अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, उन सभी का PDF साथ में अभी जो MTS एग्जाम चल रहा है उनका PDF लेना चाहते हैं तो मात्र 59 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके, याद रहे कि आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग कॉल भी करते हैं। इसके अलावा सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए रहेंगे, नहीं तो आएंगे। ठीक है, GK GS और करंट अफेयर्स के प्रश्न रहेंगे, मैथ रीजनिंग के प्रश्न आपके नहीं रहेंगे। ठीक है, जो लोग भी लेना चाहते हैं दोनों में से किसी व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा, आपको संभवतः वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपके कि कनक रेले का संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो कनक रेले का भी संबंध आपका मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य से है। मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जैसा कि केरल का 2 शास्त्रीय नृत्य, एक आपका मोहिनीअट्टम दूसरा आपका कथक कल्ली। ठीक है, दोनों आपका केरल का है, वहीं से आपका कनक रेले का संबंध था। इनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था 1989 में, पद्म भूषण का
बोर्ड आपका 2013 में यानी कि 2013 में। इसके अलावा संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार आपका 1994 में। इन कालिदास सम्मान 2006 ईस्वी में इनको दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा कनक रेले को क्लासिकल डांस में क्रांति लाने का श्रेय भी दिया जाता है। साथ में नालंदा जो नृत्य अनुसंधान केंद्र की संस्थापिका भी आपकी कनक रेले ही हैं, साथ में निदेशक, और मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की संस्थापक या प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वो आपकी किससे संबंधित है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वो फ्रेंड्स आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि आपका जो लैंग्वेज है कुछ अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो स्वरूप था आपका यही था, ठीक है। अनुच्छेद जो 32 है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, ठीक है। इसके अलावा इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 32, और जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। वो रिट कौन कौन सा है, एक रिट आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हॉबिस कॉर्पस, दूसरा है आपका परमादेश यानी कि मेंडमस, तीसरा है आपका प्रतिषेध यानी कि प्रोविजन, एंड आपका चौथा है उत्प्रेषण यानी कि सेटिरोडी, एंड आपका पांचवा है अधिकार परीक्षा यानी कि क्वा वारंटो, ठीक है। तो ये 5 प्रकार का रिट आपका सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि माधोपुर जो मेला है आपका किस राज्य में लगता है, ठीक है। तो माधोपुर मेला की बात करेंगे तो ये तो लगता है गुजरात में, ठीक है। इसके अलावा ये जो इसका जो आपका माधोपुर मेला के विषय में जो आपकी जानकारी थी हमने फर्स्ट दिन के ही आपके PDF में प्रोवाइड कराया था। जो लोग भी नहीं देखे हैं PDF को जाकर देख लीजिए कि आपका माधोपुर मेला आखिरकार उस एक्स्ट्रा फैक्ट में शामिल था कि नहीं था, जब आपसे पूछा गया था कि सोनपुर जो मेला है किस राज्य में लगता है, ठीक है। तो हमने बहुत सारे मेलों का एक लिस्ट आपको दिया था PDF में ही, उसमें उसी में सबसे लास्ट में आपका माधोपुर मेला है, जो भी लिस्ट अभी भी हमने शामिल किया है, ठीक है। तो गुजरात का माधोपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कृष्ण और रुक्मणी की याद, जो माधोपुर मेला है किसकी याद में मनाया जाता है, तो कृष्ण और रुक्मणी। जैसा कि आज आपका कृष्ण जन्माष्टमी है तो आप सभी को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है। इसके अलावा रामनवमी त्यौहार के एक दिन बाद ये वार्षिक मेला आयोजित होता है। माधोपुर घेर एक सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गांव है। ऐसा माना जाता है कि यह वो संस्थान है जहां भगवान कृष्ण और रुक्मणी ने विवाह किया था। इसके अलावा अप्रैल के पहले सप्ताह में हर साल ये आयोजित है, जो कि किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भारत के महत्वपूर्ण मेलों की बात करेंगे। जो लिस्ट हमने आपको 1 तारीख के PDF में दिया था, वही लिस्ट के बारे में अभी भी चर्चा करेंगे। जैसा कि फर्स्ट स्टेप में आपका आया था अम्बुबाची मेला किस मंदिर में लगता है, तो ये आपका कामाख्या मंदिर में लगता है, जो कि असम के गुवाहाटी में स्थित है। इसके अलावा एक है आपका बनेश्वर मेला। बनेश्वर मेला की बात करेंगे तो आपका राजस्थान में लगता है। राजस्थान में एक मंदिर है डूंगरपुर महादेव मंदिर, वहीं पर ये मेला आपका लगता है। तीसरा आपका चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला की बात करेंगे तो झालरा पाटन झालावाड़ राजस्थान में लगता है। गंगा सागर मेला की बात करेंगे तो सबसे बड़ा मेला है गंगा सागर द्वीप पे लगता है, पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा पुष्कर मेला की बात करेंगे तो पुष्कर राजस्थान में लगता है। सोनपुर मवेशी मेला, ये तो 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। सोनपुर जो पशु मेला है या मवेशी मेला है वो आपका एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है, जो कि आपका सोनपुर बिहार में लगता है। कौन से मंदिर के पास ये मेला लगता है उसको भी देख लीजिए। कल ही आपका आया था हरिहरनाथ टेम्पल यानी कि हरिहरनाथ मंदिर के पास ये लगता है। कौन से संगम पे लगता है, तो गंगा और गंडक के संगम पर आपका मेला लगता है। पहले यह हाजीपुर में कराया जाता था, लेकिन बाद में जो मुगल सम्राट आपका औरंगजेब था इसको हाजीपुर से स्थानांतरित कर सोनपुर में कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है नौचंडी मेला। नौचंडी मेला की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका मेरठ में कहाँ, यूपी में ये मेला लगता है। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला की बात करेंगे तो सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। तिरुसुर पूर्णम की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका तिरुसुर केरल में लगता है, वरकनाथ मंदिर में, ठीक है। इसके अलावा मेदराम जात्रा और शमक्का सरलम्मा जात्रा की बात करेंगे तो मेदराम वारंगल तेलंगाना में लगता है, ठीक है। इसके अलावा आपका माधोपुर मेला, देखिए आपको 1 तारीख का जो लिस्ट दिया था सेकेंड लास्ट जो मेला था वो आपका माधोपुर ही था, ठीक है। तो माधोपुर घेर में पोरबंदर गुजरात में लगता है। कुंभ मेला की बात करेंगे तो नासिक उज्जैन इलाहाबाद हरिद्वार में ये मेला है जो कि लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ग्राम पंचायत का जो गठन है, गठन का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपका किया गया है, ठीक है। तो ग्राम जो पंचायत है उसका गठन का जो उल्लेख है आपका अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है, जो कि आपका एक DPSP है, ठीक है। DPSP की बात करेंगे तो 36 से लेकर 51 अनुच्छेद, जो भी जितने भी अनुच्छेद आते हैं वो सभी DPSP के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत का गठन आपका अनुच्छेद 40 में है, लेकिन अगर आपसे पंचायती राज व्यवस्था का संबंधित
अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो ये दोस्तों आपका पंचायती राज व्यवस्था से जो अनुच्छेद है आपका 243 से लेकर 243 ओ तक जितने भी अनुच्छेद आता है आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और भाग की बात करेंगे तो भाग 9, ठीक है। इसके अलावा इसमें पंचायत के विभिन्न शर्तों, संरचना, अवधि, आरक्षण, शक्तियों आदि का परिभाषा शामिल है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 243 है वो आपका क्या करता है तो पंचायतों की परिभाषा है जो कि बतलाता है। इसके अलावा भारत में बात करेंगे तो कौन से स्तर की पंचायत व्यवस्था है तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, जिसका जिक्र कौन सी समिति ने किया था तो बलवंत राय मेहता समिति ने आपका पंचायती राज संस्थाओं में त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ए सुटेबल वाई पुस्तक है जिसके लेखक कौन है, ठीक है। तो ए सुटेबल वाई की बात करेंगे तो ये तो फ्रेंड्स आपका विक्रम सेठ की पुस्तक का नाम है। विक्रम सेठ एक भारतीय उपन्यासकार और कवि भी हैं। इनके अलावा विक्रम सेठ के ए सुटेबल वाई के अलावा विक्रम सेठ की अन्य पुस्तक आपका एक द गोल्डन गेट है जो कि 1986 में प्रकाशित हुआ था। सुटेबल वाई आपका 1993 में प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ था। एक ने बताया था वुमेंस रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ था। दोनों मैंने बहुत खोजने का प्रयत्न किया, दोनों का आंसर नहीं मिला। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आखिरकार पूछा क्या गया था। लेकिन इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं हम आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप हुआ है 2023 का, जो कि अम्मान जॉर्डन में हुआ था, जिसमें भारतीय पहलवानों ने 4 स्वर्ण पदक के साथ 14 पदक अपने नाम किया था। इसके अलावा हॉकी के विषय में बात करेंगे तो FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2023 ये आपका चिली के सेंटियागो में हुआ था 29 से 10 नवंबर 2023 के बीच। ये हुआ नहीं है, होगा, ठीक है। इसके अलावा 2023 का महिला इंडोर हॉकी विश्व कप की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 5 से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित हो चुका है प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। इसके अलावा इसका चैंपियंस था आपका नीदरलैंड, उप विजेता था आपका ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो कि अभी हाल ही में आयोजित हुआ है वो आपका अपना देश भारत उड़ीसा में ही आयोजित हुआ था। विजेता आपका जर्मनी था, उप विजेता आपका बेल्जियम था। इसके अलावा महिला हॉकी जूनियर एशिया कप अभी हाल ही में आयोजित हुआ है 2 जून से 11 जून तक जापान के काकामिगहारा में, ठीक है। इसका जो विजेता था आपका भारत ही था, उप विजेता आपका जापान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मृणाली साराभाई का जो संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से है। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका शायद इस प्रकार था कि निम्न में से कौन सा नर्तक भरतनाट्यम और कथकली दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो उसका राइट आंसर आपका मृणालिनी साराभाई था, ठीक है। तो मृणाली जो साराभाई हैं भरतनाट्यम कथकली दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम जैसा कि आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि आपका ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मृणालिनी साराभाई की बात करेंगे तो वो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम आप लोग जानते होंगे विक्रम साराभाई। जो अभी आपका जो चंद्रयान 3 गया है उसका जो लैंडर का नाम है उस लैंडर का नाम ही विक्रम है। तो इन्हीं के नाम पर वो लैंडर का नाम है जो कि रखा गया था। तो विक्रम साराभाई की ये क्या थी, पत्नी थी मल्लिका साराभाई, ठीक है। मृणालिनी साराभाई मल्लिका साराभाई तो इनकी पुत्री थी शायद, ठीक है। मृणालिनी साराभाई की बात करेंगे तो इनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था 1965 में। इसके अलावा आपका पद्म भूषण का अवार्ड 1992 में दिया गया है और 1994 में नई दिल्ली में आपका संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। साथ में नृत्य के क्षेत्र में उनका सबसे जो बड़ा योगदान है आपका 1949 में अहमदाबाद में अपने पति के साथ स्थापित किया गया डारपाना अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डारपाना अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना किसने की थी, तो मृणालिनी साराभाई आपका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का डाक चैनल नहीं है। ये पहले भी पूछा गया था कि कौन सा डाक चैनल नहीं है, अभी पूछा गया था शायद भारत में आपका कौन सा डाक चैनल है। तो डाक चैनल के बारे में बता दें, टोटल आपके 6 डाक चैनल है। वो 6 में आपका एक राजधानी चैनल है, एक आपका मेट्रो चैनल है, एक आपका ग्रीन चैनल है, बिजनेस चैनल है, बल्क मेल चैनल है, एक आपका पीरियोडिकल चैनल है, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के चैनल आपके भारत में हैं डाक चैनल के तौर पर। तो इन्हीं में से कोई आपका एक ऑप्शन दिया गया होगा जो कि आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट है कि कौन सा जलडमरू अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। जलडमरू मध्य पूछा गया था, तो अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है तो जिब्राल्टर जलडमरू इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जिब्राल्टर जलडमरू की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका किसको अलग करता है, तो अफ्रीका को यूरोप से। इसके अलावा लाल सागर, अदन की खाड़ी और सुएज नहर अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। भूमध्य सागर जिब्राल्टर जलडमरू अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। इसके अलावा और कुछ जलडमरू आप याद कर लीजिए, जैसा कि एक आपका मलक्का जलडमरू जो कि अंडमान सागर और दक्षिण सागर को अलग करता है,
और आपका इंडोनेशिया मलेशिया में स्थित है। इसके अलावा पाक जलडमरू जो कि आपका भारत और श्रीलंका को अलग करता है और किसके मध्य में है, तो पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके अलावा एक आपका सुंडा जलडमरू जो कि जावा सागर और हिंद महासागर को मिलाता है और इंडोनेशिया को अलग करता है। अगला है बाब अल मनदेव जलडमरू, ये आपका लाल सागर अदन की खाड़ी को मिलाता है, यमन और जिबूती को अलग करता है। नेक्स्ट आपका है बास जलडमरू जो कि तस्मान सागर और दक्षिण सागर में को मिलाता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हालांकि आया नहीं था, फिर भी आप मेमोरी वेस्ट के तौर पर इसे याद रख लीजिए कि यूरोप को एशिया से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है। ठीक है, तो यूरोप को जो एशिया से अलग करता है वो फ्रेंड्स आपका यूराल पर्वत अलग करता है। यूराल जो पर्वत है आपका पश्चिमी रूस से उत्तर से दक्षिण तक आर्कटिक महासागर के तट से यूराल नदी और उत्तर पश्चिम कजाकिस्तान तक जाती है। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 2500 किलोमीटर, ऊंचाई की बात करेंगे तो 1895 किलोमीटर। आप इसे मैप के माध्यम से देख भी सकते हैं। ये आपका यूरोप रहा, ये फ्रेंड्स आपका एशिया रहा, ये आपका जो माउंटेन है आपका यूराल माउंटेन है। तो अलग कौन कर रहा है, तो यूराल माउंटेन ही यूरोप को एशिया से अलग कर रहा है। ठीक है, 6 सितंबर को फ्रेंड्स आपका SSC MTS का एग्जाम था जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है जो कि समाप्त हो गया है। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट में आपके जीके जीएस प्लस इंग्लिश से क्या एंटोनिम साइनोनिम सोनवर्ड सबसे सुना है, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ आंसर के साथ। ठीक है, तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं वो लोग मिला लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। जिन लोगों का एग्जाम है वो ध्यानपूर्वक प्रश्न और उसके जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को सुनते चलिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जिनका भी दिल्ली में सेंटर है उनके लिए एक नोटिस आया है, नोटिस को टेलीग्राम पर भेज दिया गया है, आप लोग जाकर उसे जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि वहाँ 8 से 10 तारीख तक G20 का सबमिट होना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला जो प्रश्न आप देखा गया है कि अम्बुबाची मेला जो कहाँ लगता है। ठीक है, तो अम्बुबाची मेला के विषय में हमने आपको 1000 बार बताया है। जब आपसे सोनपुर मेला से संबंधित प्रश्न पूछा गया था तो सारे मेलाओं जो भारत में लगते हैं सभी हमने आपको बताया था। तो अम्बुबाची जो मेला है आपका असम के गुवाहाटी में लगता है। गुवाहाटी में एक मंदिर है कामाख्या मंदिर। ठीक है, वहीं पर दोस्तों ये मेला आपका हर साल लगता है, 4 दिनों का यह त्यौहार है। ठीक है, इसके अलावा असम में अन्य मेले की बात करेंगे तो बिहू फेस्टिवल, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, बिहू फेस्टिवल के बाद बिहू फेस्टिवल के साथ साथ एक आपका बिहू लोक नृत्य भी है। इसके अलावा माजुली फेस्टिवल, दही पटकाई फेस्टिवल, काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल, अली ए लियांग फेस्टिवल, ये सभी जो फेस्टिवल है आपका असम में ही लगता है। माजुली फेस्टिवल के नाम से दोस्तों आपका माजुली एक द्वीप भी है जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर है। इसके अलावा काजीरंगा फ्रेंड्स आपका राष्ट्रीय पार्क है जो कि आपका असम में ही स्थित है। तो काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल फ्रेंड्स आपको वहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन में आगे बढ़ें इससे पहले जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें फ्रेंड्स एक नाम आपका अंकित राज्य का था जिन्होंने बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन है जो कि बताया है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जिन लोगों का एग्जाम अभी बाकी है, बहुत सारे जो क्वेश्चन है अब आपका रिपीट हो रहे हैं, चाहे वहां से उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट से आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी SSC MTS का आज मिलाकर फ्रेंड्स, ठीक है, आज मिलाकर 4 दिनों का एग्जाम समाप्त होगा। 4 दिनों में 12 शिफ्टों में तकरीबन जितने भी प्रश्न पूछे गए उनमें से अधिकतम रियल प्रश्नों का जो आपका PDF है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको मिल जाएगा मात्र 20 रुपये में। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो सिर्फ SSC MTS का ले सकते हैं, नहीं तो SSC 2023 में जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, चाहे SSC CGL का हो, चाहे MTS का हो, चाहे SSC CGL 2022 हो या SSC CHL 2023 हो, सभी शिफ्टों का जो PDF है, सभी एग्जामों का PDF आपको मात्र 59 रुपये में मिल जाएगा। इसमें आपका SSC MTS का भी शामिल रहेगा। ठीक है, PDF को प्राप्त करने के लिए दिए गए 2 WhatsApp नंबर में से किसी नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न शामिल होंगे। जो लोग भी लेना चाहते हैं, SSC MTS का सिर्फ लेना चाहते हैं जो अभी चल रहा है, या पूरे SSC 2023 का लेना चाहते हैं, तो आप लोग जाकर वहां से जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर WPL का खिताब अपने नाम किया था। WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी कि महिला प्रीमियर लीग, जैसा कि दोस्तों आप लोग IPL देखते हैं, IPL इंडियन प्रीमियर लीग, उसी तरीके से उसी स्वरूप में एक आपका 2023 में WPL कराया गया था फरवरी मार्च के महीने में। ठीक है, तो उसको मुंबई इंडियंस ने जीत दिया था। लेकिन पूछा गया था आपसे किसे हरा कर जीता था, तो ये दोस्तों आपका दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई इंडियंस ने अपना ये खिताब है जो कि अपने नाम
किया था। ठीक है, आपका ये WPL का क्या था, तो पहला सीजन था, जैसा कि हमने आपको बताया ही था। ठीक है, तो पहले आपको बता दें, ये आप पहला सीजन था। इसके अलावा WPL 2023 के कुछ अवार्ड्स मिले हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसा कि पर्पल कैप किसे मिला है, तो पर्पल कैप आपका मिला है हिली मैथ्यूज को। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए ऑरेंज कैप किसे मिला है, तो मैग लैंडिंग को मिला है। ठीक है, पर्पल कैप फ्रेंड्स मिलता किसे है, तो जो सबसे ज़्यादा क्या लेता है, विकेट लेता है, उसको मिलता है। ऑरेंज कैप किसे मिलता है, तो जो सबसे ज़्यादा आपका रन बनाता है उसे दोस्तों आपका ऑरेंज कैप मिलता है। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो यास्तिका भाटिया को मिला है। इसके अलावा ऑफ द सीजन अवार्ड का बात करेंगे तो हरमनप्रीत कौर की बात करेंगे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करेंगे तो हिली मैथ्यूज को मिला है। यहाँ पर एक नाम दोस्तों आपका हरमनप्रीत कौर का दिख रहा होगा। हरमनप्रीत कौर जो कि महिला जो क्रिकेट टीम है इंडिया का, उसकी कप्तान भी है। लेकिन एक और आ गया कि हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है, तो लोगों ने क्रिकेट को ही मारते चला गया। ठीक है, लेकिन हरमनप्रीत कौर क्रिकेट से संबंधित था, ना कि हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह दोस्तों आपका हॉकी से संबंधित है, इस बात को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1928 में HSRA की स्थापना किसने किया था। HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो स्थापना है, दिल्ली में एक मैदान है फिरोज शाह कोटला मैदान, वहीं पर दोस्तों इसका स्थापना होता है। किसके किसके द्वारा होता है, तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर, जतिन दास, अजय घोष ने किया था। इसके अलावा इसको तो 1928 में किया था, लेकिन 1924 में आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होता है। कब होता है, आपका 1928 में। बस ये जो सोशलिस्ट होता है, वो सोशलिस्ट ये आपका शामिल नहीं होता है, लेकिन 1928 में इस सोशलिस्ट को भी आपका इसके नाम में शामिल कर लिया जाता है। तो 1924 में दोस्तों आपका कानपुर में हुआ था। किसकी स्थापना हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का। इसकी स्थापना किसने किसने किया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सन्याल के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया था एल नीनो से क्या तात्पर्य है। तो एल नीनो दोस्तों एक आपका गर्म जल धारा है जो कि ऑप्शन में दिया गया था, जिसके आगमन पर जो सागरीय जल का जो तापमान होता है सामान्य से 3-4 डिग्री क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये आपका क्या है, तो गर्म जल धारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया HDI 2022 में भारत की रैंक कौन सी थी। तो HDI 2022 में भारत की रैंक की बात करेंगे तो 132वां रैंक था फ्रेंड्स। कितना था, 132वां रैंक था। ठीक है, 21-22 का पूछा गया था। ये जो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, भारत का जो स्थान था आपका पहले, इससे पहले आपका 130वां था, लेकिन 21-22 में आपका 132वां हो गया है। ठीक है, इसके अलावा भारत का HDI का मान की बात करेंगे तो 0.64 से गिरकर 0.642 तक आ गया है। इसके अलावा और कुछ सूचकांक को याद कर लीजिए, जैसे कि लैंगिक असमानता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कितना है, 127 से याद कर लीजिएगा। वैश्विक भूख सूचकांक में कितना है, 2022 का 107वां रैंक है। विश्व खुशी सूचकांक में 2023 का कितना रैंक है, 126वां रैंक है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2023 का 161वां रैंक है। इन सभी रैंकों को आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया आपका कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जो योजना है आपका दुग्ध से संबंधित है, दूध से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में एक योजना चलाया गया है आपका नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। ठीक है, तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में चलाया गया है, जो कि आपका दूध से संबंधित है। इस योजना को जो नाम है नंद बाबा के नाम पर रखा गया है। नंद बाबा विश्व का सबसे बड़े उत्कृष्ट गौपालक, दूध संग्रहक, सर्वश्रेष्ठ माखन उत्पादक एवं भगवान श्री कृष्ण के पालक थे। उनके पास कितनी गाय थी, 9 लाख गाय थी। उन्होंने लोगों को अपनी जीविका चलाने के लिए 2 लाख गाय को दान भी किया था। साथ ही वो सर्वश्रेष्ठ दूध उत्पादक, संग्रहक, प्रशंसकर्ता एवं उपभोक्ता भी थे। इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस योजना का नाम है नंद बाबा दुग्ध मिशन है, जो कि रखा गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मुंबई से लेकर गोवा तक कौन सा तट है। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान भारत के पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट पहाड़ियों के बीच लगभग 50 किलोमीटर यानी कि 31 मील चौड़ाई की एक तटीय मैदान पट्टी है, जो कि तापी नदी के दक्षिण से शुरू होता है। यह मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित है। ये मैदान उत्तर में गुजरात से शुरू होता है और दक्षिण में
केरल में समाप्त होता है। इसमें आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्य शामिल होता है। इस क्षेत्र में 3 खंड है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, जो कि मुंबई से गोवा तक को कहा जाता है। मध्य खंड को आपका करावली कहा जाता है, जबकि दक्षिणी खंड को आपका मालाबार तट कहा जाता है। इसके उत्तरी भाग में 2 खाड़ी है, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पाकिस्तान ने कबड्डी जो वर्ल्ड कप होता है, विश्व चैंपियनशिप कब जीता है? तो कबड्डी विश्व कप जो 2020 हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने पहली बार भारत को हराकर यह आपने नाम किया था कबड्डी विश्व कप का। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन का खिताब था 2020, इसका आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पाकिस्तान पहली बार कबड्डी का विश्व चैंपियन बना था। रनअप की बात करेंगे तो अपना देश भारत को ही हराया था। अगर ये फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था, तो लाहौर के पंजाब में दोस्तों आपका ये फाइनल मैच है जो कि खेला गया था। इसके अलावा बहुत सारे लोग हॉकी भी बोल रहे थे, तो हॉकी के बारे में भी जान लीजिए कि पाकिस्तान अब तक 4 बार हॉकी का जो विश्व कप है जीत चुका है। सबसे सफल देश आपका पाकिस्तान ही है। 1971 में पहली बार जीता, 1978 में दूसरी बार, 1982 में तीसरी बार, 1994 में चौथी बार अपने नाम किया था। इसके अलावा 2023 का वर्ल्ड कप जो हॉकी वाला हुआ था आपका भारत में हुआ था, उड़ीसा में। ठीक है, उसमें आपका जर्मनी है जो कि विजेता बना था, बेल्जियम आपका क्या तो उप विजेता बना था। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि माइक्रो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस किससे संबंधित है? ठीक है, तो जो माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा है वो दोस्तों आपका सेवाओं की एक श्रेणी है जो कि व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को लक्षित करती है, जिनके पास पारंपरिक बैंकिंग और संबंधित सेवाओं तक पहुंच नहीं है। माइक्रो फाइनेंस में माइक्रो क्रेडिट, गरीब ग्राहकों को छोटे ऋण का प्रावधान शामिल है। बचत और चेकिंग खाते, सूक्ष्म विवाह और भुगतान प्रणाली अन्य सेवाओं के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन में शायद आपका क्या दिया गया था इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन फ्रेंड्स आपको क्या करना था, सही बताना था। ठीक है, मे भी शायद वो ऑप्शन आपका दिया गया था कि यह रेगुलेट करता है गरीब फैमिली को, मिडिल फैमिली को लोन प्रोवाइड करने के लिए सबसे कम ऋण पर। ठीक है, तो यही वाला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या था, बिल्कुल सही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हालांकि क्वेश्चन के साथ आपका और भी लैंग्वेज जुड़ा हुआ था, लेकिन हाँ क्वेश्चन का जो मूल रूप था वो आपका यही था कि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर आपको बताना था। यह परमाणु संख्या जो 35 होता है वो आपका किसका होता है? तो उसका राइट आंसर ब्रोमीन था। ब्रोमीन की बात करेंगे तो इसका जो प्रत्येक चिन्ह है आपका Br होता है, और यह कमरे के तापमान पर एक अस्थिर लाल भूरे रंग का एक तरल है जो कि समान रंग का वाष्प बनाने के लिए आसानी से वाष्पित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया DPSP विच गवर्नमेंट एक्ट। ठीक है, इससे कुछ प्रश्न पूछा गया कि DPSP है जो कि किस एक्ट के तहत आपके भारतीय संविधान में स्थित है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर तो आपका सटीक मालूम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन भी पूरा नहीं मिल चुका था, सिर्फ स्टूडेंट ने इतना ही भेजा कि DPSP जो है वो फ्रेंड्स आपका विच गवर्नमेंट एक्ट। ठीक है, तो चलिए इसी से हम लोग क्या करते हैं, आपका आंसर को निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए DPSP की बात करेंगे तो DPSP जो है वो तो पहली बार दोस्तों आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। DPSP यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसके अलावा DPSP ऐसे आदर्श है जिन्हें राज्य के द्वारा नीतियां बनाते और कानून बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। राज्य के निर्देशक सिद्धांतों की विभिन्न परिभाषा हैं जो कि चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। वो निर्देश एक साधन है जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में सूचीबद्ध है। तो मेरे ख्याल से आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 आपके ऑप्शन में था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसके अलावा वो देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। इसके अलावा DPSP ऐसे आदर्श हैं जिनका उल्लंघन करने के लिए आदतें कानूनी रूप से लागू नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या थे, दिए गए थे। हालांकि DPSP है जो कि अनुच्छेद कहाँ से तक में वर्णित है, तो 36 से 51 जितने भी अनुच्छेद आप देखते हैं वो सभी फ्रेंड्स आपका कहाँ से संबंधित है, DPSP से, और भाग 4 में। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका 1935 दिया गया था, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर 1935 हो जाएगा। 1935 के अलावा 1947, 1919, 1909 भी दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 74 की बात करेंगे। अनुच्छेद 74 की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद जो आपका संबंधित है वो आपका अनुच्छेद 74 से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद 74 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? ठीक है,
तो 26 जनवरी 1930 को आखिरकार क्या हुआ था? तो 26 जनवरी को, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो भारतीय संविधान है उसको हम लोगों ने अपनाया था। हालांकि जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को लागू करने के पीछे एक कारण था कि 26 जनवरी 1930 को अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ऐसे में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की स्थिति के महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन चुना गया। 1950 में इसी दिन संविधान लागू करने के साथ ही देश को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। तब से लेकर अब तक हर साल हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है जो कि मनाते हैं। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज का जो घोषणा है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1930 के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। इस कारण 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस है जो कि मनाते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नॉर्थ से साउथ जो स्वर्णिम चतुर्भुज है गोल्डन क्वाड्रिलेटर, वो आपका किसको जोड़ता है? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटर की बात करेंगे फ्रेंड, तो आपको मालूम होगा कि ये आपका किसे जोड़ता है। मान लीजिए ये आपका भारत का मैप है, यहाँ पर आपका दिल्ली है, यहाँ फ्रेंड्स आपका क्या है मुंबई है, यहाँ आपका चेन्नई है, यहाँ फ्रेंड्स आपका कोलकाता है। तो गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल है ये दोस्तों आपका दिल्ली को दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से आपका फिर से दोस्तों दिल्ली को जोड़ता है। तो यही दोस्तों आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है जो कि आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ते रहता है। ठीक है, इसके अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करेंगे तो 4 प्रमुख मेट्रो शहर को, जैसा कि हमने आपको बताया, उत्तर में दिल्ली, पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई और दक्षिण में चेन्नई को जोड़ता है। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 5846 किलोमीटर लंबाई के साथ ये भारत में सबसे बड़ा राजमार्ग परियोजना है और पूरे दुनिया में बात करेंगे तो ये 5वीं सबसे लंबी राजमार्ग परियोजना है। इस परियोजना की जो योजना है, कोई भी परियोजना बनाने से पहले एक योजना बनाना होता है। वो योजना आपका 1999 में बनाया गया था, जिसको 2001 में लॉन्च किया गया था और 2012 में इसे पूरा कर लिया गया था। इसके अलावा ये योजना है आपका आधारशिला किसने रखा था? तो प्रधानमंत्री जो उस समय के तत्कालीन थे अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका आपका आधारशिला रखा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जा सकता क्या है, पूछा गया है पहले भी, कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो प्रबंधन है वो आपका कौन करता है? तो फ्रेंड्स आपका NHAI करता है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया 3-4 आपके क्रिकेटर के आत्मकथा का नाम दिया गया था। ठीक है, उसमें से दोस्तों आपको बताना था कि कौन सा आत्मकथा है वो आपका सही है या गलत है, इस तरह का दिया गया था। तो देखिए एक तो आपको प्लेइंग इट माय वे दिया गया था, यही जो आपका जो शायद प्रश्न था आपका गलत था। ठीक है, प्लेइंग इट माय वे के सामने शायद आपका सचिन तेंदुलकर नहीं लिखा गया होगा, लेकिन आपको बता दें कि जो प्लेइंग इट माय वे है, ठीक है, प्लेइंग इट माय वे वो आपका सचिन तेंदुलकर का ही आत्मकथा का नाम है। कल ही हमने आपको सारे प्लेयर के आत्मकथाओं के नाम से संबंधित सारे फैक्ट्स को आपको दिया था। इसके अलावा एक आपका युवराज सिंह के आत्मकथा का नाम था जो कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आपके युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है। कल ही आपका द रेस्ट ऑफ माई लाइफ आया था, तो हमने आपको बताया था कि द रेस्ट ऑफ माई लाइफ आपके मिल्खा सिंह का और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आपके युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है। ये आपका 3rd शिफ्ट का वीडियो का ही पार्ट है। इसके अलावा एक आपका कपिल देव का नाम बताया गया था, तो शायद आपका स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आपका जो कपिल देव की आत्मकथा का नाम है, ये कपिल देव का ऑप्शन में था कि नहीं था मुझे पता नहीं है। एक आपका द गाइड था, ये नॉवेल है दोस्तों आपका लिखा गया है RK नारायण के द्वारा, शायद ये भी था। एक आपका स्टूडेंट बता रही थी कि VVS लक्ष्मण भी था, तो VVS लक्ष्मण के द्वारा 281 एंड बियॉन्ड ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये दोस्तों आपका VVS लक्ष्मण जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए, तो ये सभी आज के आपके डांसर और क्रिकेटर और उससे जुड़े जो आपके ऑटोबायोग्राफी है वो फ्रेंड्स आपका दिया गया था। ठीक है, चलिए, इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि सौंगी जो मुखौटा नृत्य है वो दोस्तों आपका किस राज्य में किया जाता है? ठीक है, सौंगी मुखौटा नृत्य, तो सौंगी जो मुखौटा जो नृत्य है फ्रेंड्स वो आपको बता दें कि कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों आपका महाराष्ट्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो महाराष्ट्र में किया जाता है। महाराष्ट्र का सौंगी नृत्य भारत की समृद्ध लोक नृत्य संगीत परंपरा का एक
अनूठा उदाहरण है। इसके अलावा यह मुखौटा नृत्य महाराष्ट्र में चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन देवी के साथ है जो कि किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस नृत्य में 2 कलाकार नर सिम्हा का रूप धारण करके ये नृत्य है जो कि आपका करते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपका कुछ प्रश्न इंग्लिश से। देखिए एक प्रश्न ये पूछा गया कि कितने नृत्यों को हिंदुस्तान क्लासिकल एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो इसका आंसर है जो कि मुझे पता नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान क्लासिकल एसोसिएशन का तो पता नहीं, लेकिन आपका संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्यों को दर्जा प्राप्त है, नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। और भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा 9 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का जो दर्जा है वो आपका प्राप्त है। ठीक है, इसके अलावा आपसे जो पूछा गया या आपका इंग्लिश में पूछा गया कॉर्डाइल का सिनोनिम्स क्या होता है, तो कॉर्डाइल का सिनोनिम्स में आपका वार्म, फ्रेंडली, ग्रेसियस, इसके अलावा आपका कोलेजियल, एमिकेबल, नेवोरियल, इसके अलावा चुम्मी, इसके अलावा जेनियल, ये सभी आपका जो है आपका कॉर्डाइल का आपका सिनोनिम्स है। इसमें से क्या ऑप्शन था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया वन हु लव्स बुक इज कॉल्ड, तो ये फ्रेंड्स आपका 4 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का ही हूबहू क्वेश्चन था जो कि आपका रिपीटेड हुआ है। ये आपका वीडियो फाइल होगा, नहीं तो बूढ़ कुआम होगा। 4 तारीख के सेकेंड शिफ्ट वाले में तो वीडियो फाइल था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इडियम से आया था कि 80 इज स्टॉर्म कप इडियम, उसका इडियम क्या होगा, तो ए सिचुएशंस इन विच पीपुल आर वेरी एंग्री और अपसेट अबाउट समथिंग डेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसका दोस्तों आपका इडियम का मीनिंग हो जाएगा। एक आपका फ्रेज पूछा गया था एट द 11th आवर का मीनिंग पूछा गया था, तो इसका मीन्स होता है द लास्ट पॉसिबल मोमेंट्स और अपॉर्चुनिटी बिफोर समथिंग इज टू कमेंस। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका होता है। एक आपका इनॉर्मॉस का एंटोनिम पूछा गया था जिसका राइट आंसर कॉमन हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा, मिनिएचर हो जाएगा, मिनिस्ट्रियल हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, ऑर्डिनरी हो जाएगा और आपका स्मॉल हो जाएगा। ये आपका इनोमर्स का आपका क्या हो जाता है, एंटोनिम्स होता है। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको दिया गया होगा जो कि आपका राइट आंसर था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि यूरोपियन को मिक्स करके कौन फेमस पर्सन है डांसर का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज तो ठीक नहीं मिल पाया है, लेकिन हाँ 100% जो आपका राइट आंसर है वो आपका उदय शंकर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। उदय शंकर की बात करेंगे तो एक भारतीय नर्तक हैं, कोरियोग्राफर थे, जिन्हें आपका नृत्य की सलैन शैली बनाने और यूरोपीय नाट्य तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में ढालने, भारतीय शास्त्रीय लोक और आदिवासी नृत्य के तत्वों से ओतप्रोत करने के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका उदय शंकर हो जाएगा। उदय शंकर की बात करते हैं तो उदय शंकर जी को आपका 1971 में, ठीक है, कब 1971 में आपका पद्म विभूषण, ठीक है, याद रखिएगा विभूषण दिया गया था। इसके अलावा 1962 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो इन सभी को याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें तो एक देखिए क्वेश्चन त्रिमुखी, पंचमुखी, इससे संबंधित भी कोई क्वेश्चन था। क्वेश्चन मुझे पता चल ही नहीं पाया है आखिरकार क्या पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा क्लोरीन के स्मेल से भी संबंधित कोई प्रश्न आया था। जिन लोगों को मालूम है पूरा क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन का लैंग्वेज है जो कि लिख दीजिएगा कि क्लोरीन के स्मेल से संबंधित आपका क्या प्रश्न आया था। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस से आपका 2 क्वेश्चन आया था, जिसमें से एक क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और क्या आया था वो आप डिस्कस कर लीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो और भी प्रश्न एक जो 2 छूट गए होंगे उसको हम कोशिश करेंगे कि आपके PDF में शामिल कर दिया जाए। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और हाँ, SSC MTS का अब तक के 12 शिफ्टों का PDF लेना चाहते हैं तो भी संपर्क कर लीजिएगा, या SSC 2023 के सभी एग्जामों का PDF लेना चाहते हैं तो भी संपर्क कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, दोनों में से किसी पर संपर्क कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।